डियर स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना करने के लिए इनकम टैक्स में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं सेक्शन 23, सेक्शन 24, इनके बारे में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्ञात करेंगे यदि हमारा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, यदि हमारा लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो कैसे गणना करेंगे, किस प्रकार हम डिडक्शंस देंगे, स्टेट डिडक्शन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन कैसे देंगे, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके हम इस संबंध में जो प्रोविजंस हैं उनका व्यवहारिक उपयोग कैसे होता है ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उस क्वेश्चन को बाद में हम ये जो प्रोविजंस पढ़े हमने उनका यूज़ करते हुए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। श्री राधा मोहन 2 मकानों के स्वामी हैं। प्रथम मकान का नगर पालिका मूल्यांकन 30,000 रुपये है। इस मकान का आधा भाग 3,000 रुपये प्रति माह किराए पर उठाया गया है। शेष आधा भाग में वे स्वयं रहते हैं। इस मकान को बनवाने के लिए उन्होंने 1 जनवरी 2011 को 1 लाख रुपये का ऋण लिया। 10% वार्षिक ब्याज पर जो अभी तक बकाया है। इस ऋण की किस्तें चुकाने में विलम्ब होने के कारण विलंबित ब्याज पर ब्याज 2,000 रुपये चुकाए गए। इस मकान का निर्माण 31 दिसंबर 2014 को पूरा हुआ। गत वर्ष में इस मकान हेतु नगर परिषद को 3,000 रुपये चुकाए गए। दूसरा मकान जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 24,000 रुपये है वार्षिक, 30 जून 2019 तक 2,000 रुपये प्रति माह किराए पर उठाया हुआ था। यह मकान 6 महीने खाली रहा। उसके पश्चात 1 जनवरी 2020 को 2,500 रुपये प्रति माह पर उठाया गया। गत वर्ष में इस मकान हेतु नगर परिषद को 1,500 रुपये करके चुकाए गए थे। गत वर्ष में एक पुराने किराएदार से पुरानी तिथि से किराया बढ़ाने के कारण 10,000 रुपये का बकाया किराया प्राप्त हुआ। उनके इस संबंध में कानूनी व्यय 1,000 रुपये हुए। गत वर्ष में उन्होंने पूर्व के वर्षों में स्वीकृत डूबत ऋण के 500 रुपये वसूल हो गए। ये मकान पहले गत वर्ष 2001-2 में बेच दिया गया था। श्री राधा मोहन की कर निधन वर्ष 2020-21 के लिए मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में जो हमारा करदाता राधा मोहन, इसके पास 2 मकान हैं। पहला जो मकान है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड आधा भाग इसका लेट आउट है। तो जो भाग सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी एनुअल वैल्यू ये हम 0 मानते हैं और जितना इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है वो लोन उसमें से कम कर देते हैं हम। यानी इस हाउसिंग प्रॉपर्टी के अंतर्गत सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का भाग ये ऋणात्मक हो सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले पहला जो मकान है, इस मकान के 2 हिस्से हैं, एक लेट आउट का हिस्सा है और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड का है।
लेट आउट पोर्शन आधा भाग है जिसका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन हमको प्रश्न में दिया हुआ 30,000 रुपये। ये 30,000 म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है पूरे भाग का, आधा भाग सेल्फ ऑक्यूपाइड, आधा भाग रेंटल। तो रेंटल के हिसाब से आधा भाग का वैल्यूएशन होगा 15,000 रुपये, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, तो 15,000 रुपये लेंगे। ये मकान 3,000 रुपये किराए पर उठा हुआ है, ये भाग आधा भाग 3,000 रुपये किराए पर उठा हुआ है प्रति माह, तो पूरे वर्ष भर का 36,000 रुपये ये रेंट रिसीव्ड हो जाएगा। हम जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना करते हैं तो म्यूनिसिपल रेंट और रेंट रिसीव्ड इन दोनों में जो मत ज़्यादा होगी वह हमारी एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगी, जिसकी तुलना हम स्टैंडर्ड रेंट से करते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट के बारे में कोई सूचना नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू और रेंट रिसीव्ड जो दोनों में ज़्यादा हो वही यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू इस पोर्शन की होगी। यानी 36,000 रुपये ज़्यादा हैं, तो लेट आउट भाग के लिए 36,000 रुपये ग्रॉस एनुअल वैल्यू ट्रीट की जाएगी, मानी जाएगी। दोबारा समझिए, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इसका पूरे भाग का 30,000 रुपये, आधा भाग का 15,000 रुपये, 3,000 रुपये किराया मिलता है तो 36,000 रुपये रेंट रिसीव्ड हो जाएंगे। 36,000 रुपये दोनों में ज़्यादा है, इसलिए 36,000 रुपये हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी इस पार्ट के लिए। इसमें से लोकल टैक्स कम कर दीजिएगा। प्रश्न में लोकल टैक्स की राशि दी हुई आपको 3,000 रुपये, इसका आधा भाग आप कम कर दीजिएगा 1,500 रुपये, तो 34,500 इस भाग के लिए आपकी नेट वैल्यू होगी। नेट एनुअल वैल्यू 34,500। इसमें से दो डिडक्शन हम धारा 24 के अंतर्गत कम करते हैं। एक स्टैट्यूटरी डिडक्शन जो 30% होता है एनुअल वैल्यू का, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो 34,500 का 30% 10,350 रुपये ये स्टैट्यूटरी डिडक्शन के कम किए जाएंगे नेट एनुअल वैल्यू में से। 1,00,000 रुपये का लोन रखा है, 10% ब्याज की दर है, आधा भाग पर हम इंटरेस्ट याद करेंगे तो इंटरेस्ट बनेगा 5,000 रुपये। तो टोटल डिडक्शन हो गए 10,350 प्लस 5,000 15,350। 15,350 ये नेट एनुअल वैल्यू में से कम कर दीजिएगा जो लेट आउट पार्ट के लिए हमने कैलकुलेट की है। तो 34,500 माइनस 15,350 19,150 रुपये ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन होगी। इस मकान का जो बी पार्ट है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जैसा भी बताया, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का जो हमारा एनुअल वैल्यू है ये 0 मानते हैं, क्योंकि कोई किराया तो मिलने वाला नहीं है, तो ये 0 एनुअल वैल्यू हमारी। स्टैट्यूटरी डिडक्शन हम पहले ले हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। यदि एनुअल वैल्यू 0 है या नेगेटिव है तो हम स्टैट्यूटरी डिडक्शन नहीं देते हैं। लेकिन हाउसिंग लोन की छूट इसको प्राप्त होगी इस भाग के लिए। आधा भाग तो हम लेट आउट के लिए ले चुके हैं और आधा भाग हम यहाँ पर हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 1,00,000 का 10%, पूरे 12 महीने का आधा भाग 5,000 रुपये। 5,000 रुपये ये नेगेटिव इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी की इस पार्ट बी के लिए। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस माइनस 5,000 रुपये। जो पहला पार्ट लेट आउट था इसकी इनकम थी 19,150, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है इसकी टैक्सेबल इनकम 5,000। जो इस मकान का सेकंड पार्ट है जो लेट आउट है, सेकंड हाउस हमारा, इसका क्वेश्चन वैल्यूएशन दिया हुआ नगर पालिका मूल्यांकन 24,000 रुपये, तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 24,000।
रेंट के बारे में सोचना है, कुछ महीना ही रेंट 2000 मिला और कुछ समय हमें 2500 मिला और कुछ समय ये खाली रहा। तो 2000 रुपये किराया मिला 3 महीने के लिए प्रारंभिक, और लास्ट 3 महीने के किराया मिला है 2500 रुपये। तो 6000 और 7500 ये तो किराया मिला हमको, लेकिन हम डीम्ड किराया लेंगे पूरे साल भर का। तो जो कोई किराया ज़्यादा है, जो जिसमें मकान किराए पर नहीं रहा, उतनी अवधि के लिए किराया मान लीजिएगा 2500 इंटू 6 महीने जो खाली रहा 15,000 रुपये। अब तीनों का टोटल कर लीजिएगा, जो रेंट रिसीट मिला 2 पार्ट्स में हमें, प्लस ये डीम्ड रेंट, ये टोटल बनता है 28,500 रुपये। तो रेंट रिसीव्ड 28,500, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 24,000, इन दोनों में से ज़्यादा वैल्यू 28,500 ये एक्सपेक्टेड रेंट होगी। इसमें से जो मकान खाली रहा उसका वैकेंसी पीरियड का किराया हम कम कर देंगे। हमने किराया 2500 इंटू 6 इस पीरियड के लिए खाली रहा है, तो 15,000 रुपये इसमें से कम कर दीजिएगा। अब हमारे पास में घटाने के बाद में 13,500 रुपये राशि आएगी। ये 13,500 रुपये ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी, जो हमारा सेकंड हाउस है जिसको हमने किराए पर उठा रखा है। इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस कम कर दीजिएगा। जो म्युनिसिपल टैक्सेस है ना हमारे 1500 रुपये, 1500 रुपये इसमें से कम कर दीजिएगा। ये हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ गई 12,000 रुपये। 13,500 माइनस 1,500, 12,000 नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से लेस करते हैं हम स्टैंडर्ड, जो हमारा वैधानिक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन जो 30% है। तो 12,000 का 30% 3,600 रुपये, ये कम कर दिएगा तो 8,400 रुपये ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सेकंड हाउस, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सेकंड हाउस। अब प्रश्न में सूचना दी हुई है बेडर्स रिकवर्ड की भी। तो बेडर्स रिकवर्ड और जो हमने एनुअल जो बकाया था हमारे किराए, जिस पर हमारा लीगल इशू चल रहा था, उसमें हमने 10,000 रुपये वसूल कर लिए, यानी कुल 10,500 रुपये हमें बेडर रिकवर के हुए और एरियर मिल गया हमको 10,000 रुपये का। कुल 10,500 मिले, लेकिन इस पर हम स्टैंडर्ड जो हमारे स्टैट्यूटरी डिडक्शन है वो कम करेंगे 30%। ये 30% आएगा 3,150 रुपये। तो 7,350 रुपये जो एरियर हमको बेडर रिकवर मिले उसके संबंध में टैक्सेबल पार्ट होगा। अब इन सब का टोटल कर लेंगे। जो हमारा पहला मकान था जो लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड था, उसकी इनकम थी 19,150 और माइनस 5,000। जो सेकेंड हाउस हमारा लेट आउट है उससे इनकम थी हमको 8,400। जो एरियर और बेडर रिकवर हुआ उससे इनकम मिली हमको टैक्सेबल 7,350। इन सब का टोटल करेंगे तो 29,900 रुपये आता है। ये 29,900 रुपये ये हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम होगी, जिस पर कर निर्धारण वर्ष 2021 के नगद करदाता को कर चुकाना होगा। वह राशि है 29,900 रुपये। अब यहाँ पर जो हमने वर्किंग नोट भी लिखने चाहिए हमको, जो हमने इंटरेस्ट के संबंध में लिया है कि मकान बनाना शुरू किया हमने जनवरी 2011 में, जो लोन लिया हमने उसी समय लोन लिया हमने, और मकान बनकर पूरा हुआ 2014 की 31 दिसंबर को। यानी इस पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा कैपिटल इंटरेस्ट होगा। और आगे बता रखा है कैपिटल इंटरेस्ट की छूट अगले 5 कर निर्धारण वर्षों में 5 समान किस्तों में प्राप्त होगी। ये 5 वर्ष आपके 2018-19 में पूरे हो जाते हैं। 2014-15 से
अब हम असेसमेंट कर रहे हैं 20-21 में, यानी हमारा ये जो कैपिटल इंटरेस्ट का पार्ट था वह पहले से हम एडजस्ट कर चुके हैं। अब जो हमने घटाया वो सब रेवेन्यू पार्ट है इसका। जो मकान खाली रहता है उसमें बताया था कि जो अधिक राशि का वैल्यूएशन है उस आधार पर मकान खाली की छूट हम देते हैं और उसी के आधार पर किराया निर्धारित करते हैं जो खाली रहा मकान। पिछले वर्षों में जो हमको एरियर मिला किराया बढ़ाने के कारण से, उनमें से और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, केवल स्टैट्यूटरी डिडक्शन मिलेगा जो कटौती हमने क्वेश्चन में दी है। इसके संबंध में यदि कोई ब्याज की कटौती है वह भी दे नहीं होती है। तो इस प्रकार जो सामान्य प्रोविजन थे इस क्वेश्चन के माध्यम से कि किस प्रकार ग्रॉस एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस की स्थिति में, लेट हाउस की प्रवृत्ति में कौन कौन से डिडक्शन हम घटा सकते हैं, वो मैंने आपको इस संबंध में बताए हैं। आपको इस संबंध में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन का कोई भाग समझ में नहीं आया हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम मुझे भेज कर या फ़ोन पर बात कर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।